नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक ऐसे पुल की जिसे हम बदनाम पुल का नाम देते हैं। दरअसल बदनाम पुल इसलिए क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर उसमें एक मोड़ आता है। अगर उस मोड़ पर लोग सफ़र करेंगे तो दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, ज़िंदगी का सफ़र ज़्यादा ख़त्म होगा बजाय वो मंजिल तक पहुंचने के। आज चर्चा की वजह यह भी है क्योंकि सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर जो पिछले 20 दिनों से पूरे देश में सरगर्म था, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इसकी धमक थी और उस पर जब सरकार ने कार्रवाई की तो 8 अफसर उसमें नप गए। 7 ऐसे जो नौकरियों में हैं, एक ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हैं, उन पर भी सरकार ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और 2 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया है। ये तो इसकी मोटी मोटी बात हुई। हमने जब इस पर चर्चा की थी तब ये कहा था कि जिन अफसरों की गलती है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके सुधार पर जो खर्च आएगा वो उनके वेतन से या उनकी संपत्ति से लिया जाना चाहिए, तब जाकर अगले जो अफसर हैं वो सुधरेंगे। क्योंकि जब किसी क्लास में कोई एक बच्चा गलती करने पर पिटता है या उसको डांट पड़ती है, उसको सज़ा मिलती है, तो बाकी बच्चे फिर थोड़े से सहमते हैं, सुधरते हैं। तो ये जो सरकारी अफसर हैं ये सुधरेंगे, सहमेंगे, इसका अंदाज़ तो नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कुछ नसीहत मिलेगी और मामले सुधरेंगे, गलतियां होने से रुकेंगी। ये गलती की वजह ये भी है क्योंकि इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनदेखी हुई है, लापरवाही हुई है और हम कह सकते हैं कि ढीठ भी थे अफसर, जो जानकारी आने पर भी सुधार के लिए तैयार नहीं हुए। रेलवे विभाग ने कहा था कि ये जो मोड़ है, ये जो 90 डिग्री एंगल है, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। अब जब जवाब तलब हो रहे हैं, दिल्ली से भी जब पूछा गया तो फिर ये कार्रवाई हुई। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को धन्यवाद है, शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही काम करे और अफसरों को जो गलती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करे और एक मैसेज जाए कि अगर गलती कोई करेगा तो बचेगा नहीं, चाहे वो कितने बड़े ओहदे का अफसर हो। इसी पर आज करेंगे विस्तार से बात। बदनाम पुल और नपे अफसर। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश में सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी हमारे साथ हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोफेसर मयंक दुबे जी हैं। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्लाइमेट चेंज में दिलचस्पी रखने वाले अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में सरकार को धन्यवाद है कार्रवाई करने के लिए और अफसरों से उम्मीद है कि आगे वो ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। और इस चर्चा का एक मकसद ये भी है कि आलोचना भरपूर हो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है तो प्रशंसा भी दिल खोल करो। पहले मयंक जी आपकी बात, फिर मैं आऊँगा सौरभ जी के पास। ये समझने वाली बात है कि एटलीस्ट देर से सही, लेकिन अभी ये निर्णय लिया गया कि हम इसको बनने के बाद सरोगेट तरीके से या इन सीटू तरीके से इसको अब इसमें कुछ ठीक करें और अगर जिनकी जिम्मेदारी थी उनको भी अब आइडेंटिफाई किया गया। समझने की बात यह है कि जब भी कोई इस प्रकार के डिज़ाइन बनते हैं तो उसमें 5 स्टेज के ऑडिट होते हैं और अभी भी ये बात ध्यान में लाने की ज़रूरत है कि इसके डिज़ाइन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज, प्री ओपनिंग स्टेज के ऑडिट में ये जितनी भी यहाँ विसंगतियों की हम बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई की गई, या अगर ऐसा है कि अगर वो आइडेंटिफाई की गई तो उन पे कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया जी। लेकिन अगर आज ये हो गया है, ठीक है, अब आइडेंटिफाइड हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो इसमें रिसोर्सेज और जो संसाधन लग गए हैं इसको बनाने में, अब हम इसको कैसे ठीक करें जिससे कि ये सेफ्टी के साथ साथ अपनी कैपेसिटी के अनुरूप काम करे। और इसके आसपास हमारे पास और भी चैलेंजेज हैं। साथ में एक सड़क है, शायद एक मेट्रो कॉरिडोर भी आएगा, एक लार्ज स्केल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे ऐशबाग स्टेडियम होगा। तो इसके आसपास का जो लोकल ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भविष्य में अगर ये ब्रिज या फिर ये रोड ओवर ब्रिज चालू होता है तो उसके आसपास का ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सही तरीके से हो। स्टैंडर्ड्स हैं, कोड हैं, उनके साथ तो हो ही हो, लेकिन उसके अलावा लोगों की सहूलियत और समझ को देखते हुए किया जाए। मयंक साहब, एक चीज़ तो है, कई बार गलती भी हम मानते हैं कि अच्छे के लिए होती है। इसके पहले बहुत सारे बने फ्लाईओवर, पुल बने, लेकिन इतनी व्यापक कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिली। ये जो अगर 90 डिग्री जैसा ये एक कोण नहीं आता तो शायद ये चर्चाओं में भी नहीं आता। छोटी मोटी गलतियां तो बहुत सारी हम देखते हैं, सब अनदेखी करते हैं, हम भी कर देते हैं उसकी अनदेखी। तो पहले तो जिसने ये पुल इस डिज़ाइन से बनाया, मुझे लगता है कि उसको भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है।
उसने गलती इस बार इतनी तगड़ी की कि दिल्ली सरकार तक इस पर नोटिस कर रही थी, और उसी के चलते उसने कहा कि जब गलतियां हो रही है तो एक गलती इतनी बड़ी करो कि फिर या तो गलतियां होती रहें, फिर गलतियां होना कम हो जाए। बंद तो नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव ये है कि वो अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता तो सरकार 360 पर काम नहीं करती, मुझे लगता है। सौरभ जी, आपकी राय की मामला सिर्फ इसका नहीं है कि डिज़ाइन खराब थी, मामला ये था कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई थी। डिज़ाइन में डिफेक्ट है, जो देखने वाला है उसकी भी नज़रों में डिफेक्ट है। फिर जब बन रहा था पुल तब किसी को नज़र नहीं आया, फिर जब रेलवे ने आपत्ति की तब किसी को ने नोटिस नहीं किया, और जब उसके उद्घाटन की बारी आई तब जाकर लोग चेते कि ये हो क्या रहा है। आपकी राय, पूरे कुएं में भांग घुली थी या सच में ऐसी गलती थी जो किसी को दिख नहीं रही थी और अचानक जब पुल बनता है तब नज़र आती है? आप इसमें क्या सोचते हैं? क्योंकि मामला अर्बन डेवलपमेंट का तो है, क्योंकि जब शहर बड़े होते हैं तो फिर पुलों की ज़रूरत होती है, फ्लाईओवर चाहिए होते हैं। तो ये है क्या, ये माजरा क्या है? क्योंकि लिखे पढ़े अफसर, ऐसा नहीं कि कोई गांव से किसी को बुलाकर, शायद गांव वाला भी ऐसा नहीं करता, ये सब डिग्रीधारी हैं। कोई आईआईटी से पास आउट होगा, आईआईटी से नहीं होगा तो सब बीटेक तो होंगे कम से कम सिविल में, कोई एमटेक होगा, और फिर इतना तजुर्बा। लोग कहते हैं कि अगर मिस्त्री भी काम करता है तो कई बार मिस्त्री जो होता है मकान बनाने वाला, वो इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी सुझाव देता है और कई बार बड़ी बड़ी गलतियों को ठीक कर देता है। ये जो हमारे अफसरान थे, क्या इनके पास, मैं कहूँगा कि ऊपर का माला बिल्कुल ही खाली था? आपकी राय? रघुवीर जी, देखिए, हम कोई नहीं चाहता कि शहर में बीमारी फैले। जी। कई बार मलेरिया हो जाता है, तो क्या हम मच्छर के पीछे भागते हैं जिस मच्छर ने हमें काटा था? बिल्कुल। देखिए, इशू ये है कि आपके यहाँ एक पुल ऐसा बना जिसमें खामियां हैं, है ना? सब जानते हैं उसमें खामियां हैं। अफसरों ने जो उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने उसकी कीमत भी चुकाई है या चुकाएंगे या चुका रहे हैं। जो रहवासी हैं वो तो कीमत उसकी चुकाएंगे। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि शायद जिस तरह से हम प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हैं, जिस तरह से ये डेवलपमेंट का जो फेज़ है, जिस तरह से ये शहरी विकास बढ़ रहा है, क्या ये सचमुच नियोजित है? क्या इसमें नियोजन की जो भूमिका है, क्या वो मतलब अच्छे तरीके से हो पा रही है? तो मुझे लगता है कि इशू, देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो रही है, होगी। जिन पे वो आज काज गिरी है, ऐसा नहीं है, गाज गिरी, देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार गलती हुई है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली किसी ओवरसाइट के चलते दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसको सुधारा जाएगा, वो एक मुद्दा है जी। मुझे लगता है कि उससे बड़ा और उससे ज़्यादा ज़रूरी एक मुद्दा ये है कि क्या हमारे प्रोजेक्ट्स, जो विकास के जो दौर हम देख रहे हैं, क्या इसमें जनसंपर्क हो पा रहा है? क्या लोगों की बात इस कदर एक्सपर्ट्स उसको फ्रेम कर पा रहे हैं, या उनको अपनी जो कंस्ट्रेंट्स हैं? देखिए, कोई भी आप इंजीनियरिंग का मामला लें, डिज़ाइन का मामला लें, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आज हमें स्टूडियो में यह नहीं पता कि कंस्ट्रेंट्स क्या थे। ज़रूरी है कि वो डिज़ाइन गलत है, और उम्मीद ये है कि उसमें इस तरह से मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स रहे होंगे विच माइट बी एटेनुएटिंग, जिनको हम एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं, कि जिनकी वजह से वो तो कमिटी तय करेगी और वो सब है। मामला ये है कि क्या जिस तरह से हम विकास का ये दौर देख रहे हैं, क्या इसमें जनसंपर्क, जन भागीदारी तरीके से और उच्च स्तर की हो रही है? मेरी ये अपेक्षा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स तब रुकेंगे, या ऐसी गलतियां तब रुक पाएंगी अगर जन भागीदारी और जनसंपर्क दोनों एक किसी भी प्रोजेक्ट प्लान के अहम हिस्से बन जाए। मैं इसमें सिर्फ इतना सा पूछूंगा कि जन भागीदारी किस तरह से की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब आपने ये सुझाव दिया तो लोग पूछेंगे क्या करें, सेमिनार लगाएं, क्या व्हाट्सएप पर लोगों की राय मांग ले? क्योंकि हमारे अफसर बड़े सीधे हैं, वो आपकी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जन भागीदारी कैसे करें। जन भागीदारी के कई नमूने हैं जी। छोटे से बड़े स्तर पर अनेक प्रकार के बहुत अच्छे उदाहरण
हमारे पास हैं जन भागीदारी के, जो भारतवर्ष में, भारत देश में हुए हैं। तो जन भागीदारी क्या होती है, कैसे होती है और उसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइंस्टाइन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 7 सीढ़ी का एक लैडर बनाया था, एक सीढ़ी बनाई थी उन्होंने, कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से जन भागीदारी निचले स्तर पे सिर्फ मैनिपुलेशन होती है, और सबसे अच्छे तरीके से अगर उसको सही माना जाए तो वो एक एक्चुअल कंसल्टेशन होती है, जिसमें लोगों के सुझाव, उनकी परेशानियां। तो बात देखिए, आपके पास कंस्ट्रेंट्स हर अर्बन एनवायरनमेंट में आज कंस्ट्रेंट्स हैं। जिन इंजीनियर्स ने ये पुल बनाया, हमें नहीं पता उनके पास क्या उनको ब्रीफ दिया गया था, कितनी उनके पास स्पेस थी। हो सकता है कि कुछ नोटिसेस सर्व हुए, हो सकता है वो नोटिसेस को इफेक्ट नहीं किया गया, ये सब हमें नहीं पता। तो हम ये मान लें कि देखिए, नियोजन का जो टाइम फ्रेम होता है, नियोजन जो प्लानिंग का जो होराइजन होता है, वो लंबा होराइजन होता है। वो सिर्फ 1-2 साल और सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन की तरह नहीं हो सकता। तो अगर हमें अपने शहरों को नियोजित करना है तो हमें टाइम फ्रेम उसका 20 साल 25 साल रखना पड़ेगा। जी, आज की स्थिति ये है कि भोपाल में डेवलपमेंट प्लान 20 साल से पेंडिंग है, अभी तक आया नहीं है। होपफुली अब वो मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लान जिसकी चर्चा हो रही है, उसमें अच्छे सुझाव आएंगे और अच्छी तरह से वो बन पाएगा। बिल्कुल। पर उसके लिए भी ज़रूरी ये है, और तभी हो पाएगा अगर उसमें जनसंपर्क और जन भागीदारी बहुत अच्छे स्तर पे हो। बिल्कुल। तो ये जो समस्या है, ये एक्चुअली एक तो ये समस्या है, दूसरी ये समस्या है कि इसके चलते हम क्या देख सकते हैं, ये किस चीज़ का सिम्टम है ना। बुखार तो आ रहा है, पर वो किस वजह से आ रहा है हमें बुखार। चलिए, अगले दौर की बातचीत में आपसे वजह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही हैं। लेकिन कमल राठी जी, दरअसल मामला ये है कि अधिकारियों ने पुल बनाया, गड़बड़ बना, मीडिया में और समाज के भीतर ये चर्चा का विषय बना, और इस पर सरकार ने संज्ञान लिया और अब उन अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है जो इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्योंकि ये अकेला पुल है जो 90 डिग्री में बनकर आंखों में चुभ रहा था। लेकिन ऐसे बहुत सारे निर्माण हैं सरकार की तरफ से, पुल की बात करें, बिल्डिंगों की बात करें, जहां इस किस्म की गड़बड़ियां होती हैं। आज मैं एक दफ्तर में गया था, पुलिस महकमे का दफ्तर था, और वहाँ IPS ऑफिसर्स के रूम में एक बात चल रही थी कि साहब, हमारा जो ऑफिस बना है, एक तो ऑफिस का जो बैठने का रूम है वो छोटा है, बाथरूम बड़े हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि जो दरवाज़ा है वो बेवजह उसका दिशा उसकी गड़बड़ कर दी गई। तो जवाब में ये आया कि जब ये बन रहा होगा तब किसी ने देखा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर लापरवाही देखने की मानी गई। लेकिन हमारा मानना है कि आखिर जिस आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन किया होगा, रूम से बड़ा बाथरूम कैसे कोई कर सकता है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर इतनी साधारण सी बात सरकारी निर्माण में अनदेखी की जा रही है, तो फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो दरअसल काम नहीं कर रहे, अपराध कर रहे हैं सरकार के प्रति, समाज के प्रति, और उस आर्थिक माने वो उस राशि के प्रति जो बजट सैंक्शन होता है, बर्बाद कर रहे हैं हम जानबूझकर। आपकी राय? ये पुल तो केवल एक मिसाल के तौर पर है। नहीं, देखिए, अब इस पुल के पीछे जो 8 लोग सस्पेंड हो गए, उसमें एक रिटायर्ड अफसर भी हैं जी। लेकिन आदमी को ये समझने की जरूरत है कि इस पुल में ये लापरवाही और ये गलतियां हुई किस अंदाज से। मतलब सिर्फ अफसरों की गलती मुझे नहीं लगता, उसमें एक मेट्रो के साथ कोऑर्डिनेशन की दिक्कत 100% है, क्योंकि वहां से कुछ मेट्रो की लाइन निकलनी है, रेलवे के साथ उसका कमल जी, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अफसरों की गलती नहीं है तो किस अफसर ने उस पर आपत्ति जताई कि ये जो डिजाइन है वो ठीक नहीं है? किसी ने भी उस पर ऐतराज दर्ज नहीं किया। नहीं, मैं आपसे वही बता रहा हूं कि उसमें एक मेट्रो की समस्या थी। तो ये चीज वो हुई जैसे कोई ट्रैफिक जाम लगता है तो टेम्पररी आप कैसे करते हो कि यार 2 गाड़ी उधर से निकाल दो, 2 गाड़ी इधर से निकाल दो, मतलब ट्रैफिक हटाना है। तो उसी तरीके से राजनीतिक दबाव के चलते और सारे ढंग की चीजें वहां पर इकट्ठा हो गई। जब इकट्ठा हो गई तो चीज विस्फोटक हो गई। अब उसका सुधार ही बेहतर है, सुधार भी बहुत ज्यादा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है उसका जो अल्टरनेट रास्ता, ऐशबाग का फाटक बंद होने के बाद एक अल्टरनेट रास्ता है जिसके दोनों तरफ शायद बस्ती है, तो उस रोड को चौड़ीकरण की व्यवस्था सबसे, इसके सुधार से ज्यादा उसकी बेहतरी कर दे तो काफी ट्रैफिक उधर से जब डाइवर्ट होगा तो इसमें ट्रैफिक लोड अपने आप कम हो जाएगा। और इसको एक रेलवे का जो फुटओवर ब्रिज होता है जी, उस ढंग से कुछ इस्तेमाल कर ले
साइकिल स्कूटर तक के लिए अगर रोक लें तो ये उपयोग में आ जाएगा। नहीं तो कितना भी सुधार कर ले, उपयोग आना मतलब आप पैच वर्क तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा जब आप बात कर रहे हैं तो शहर के उस एजेंसी द्वारा, उन अधिकारियों द्वारा जो भी शहर में या प्रदेश में अन्य ब्रिज बनाए गए उन सबकी भी समीक्षा लगे हाथ होनी चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी गलती ना हो। और तीसरी चीज, अब अधिकारी, मंत्री, कैबिनेट, इनको ये भी समझने की आवश्यकता है कि हमें कौन सी विधा का आदमी विभाग में चाहिए या कंसल्टेंट के रूप में चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं समझेंगे, मतलब बुखार आया और दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज नहीं मिलेगा। तो एक सिविल इंजीनियर वो हो गया जो सारी चीजों की विधा कर देता है, स्ट्रक्चर भी वही कर दे रहा है, डिजाइन भी वही कर दे रहा है, तो और सरकार ने भर्ती कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि उसके जो विषय विशेषज्ञ हैं जिनकी आवश्यकता होती है, सरकार में इन हाउस भी हों, और जब आप बाहर करते हैं कम से कम डिजाइन इन हाउस बने तो उसमें भ्रष्टाचार भी कम होगा। एक दो ढंग का भ्रष्टाचार, एक टेंडर का भ्रष्टाचार होता है, वो अलग विषय। ये डिजाइन का भ्रष्टाचार मैं इसको बोलता हूं। तो इसमें भ्रष्टाचार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें इन हाउस सरकार को व्यवस्था करे, और नहीं हो तो सरकार के और अन्य विभाग हैं उनमें एक्सपर्ट्स को बुला के कमेटी बना के भी कार्य किया जा सकता है। बिल्कुल। कई बार एक कहावत है कि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो किसी से उधार मांग लेना चाहिए। अब तो कॉर्पोरेट कल्चर है, आपके पास अकल नहीं है तो हायर कर लीजिए, एक्सपर्ट मार्केट में घूम रहे हैं। जो आपने बात की लोगों से राय लेने की, सौरभ जी ने कहा था कि जन भागीदारी की, डॉक्टर मयंक साहब, असल में सरकार के भीतर तो एक पूरा सिस्टम है जो सिस्टम काम कर रहा है, और उस सिस्टम के चलते इस तरह का पुल बना जो 90 डिग्री का था। लेकिन जो बात सौरभ जी ने कहा और कमल जी कह रहे हैं कि अगर इसको सरकार के बाहर भी 5 कोई जगह ऐसी हो, 5 ऐसे संस्थान हो, 5 ऐसे एक्सपर्ट हो, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, ये डिज़ाइन उनके पास भी अगर भेज दी जाती तो मुझे लगता है कि हर आदमी इसमें एक एक दो दो करेक्शन करता। करेक्शन मानना नहीं मानना सरकार का विषय था, लेकिन आपके सामने करेक्शन तो आ जाते कि भाई अगर हम ये सुधार करेंगे तो 18 करोड़ का ये जो पुल बना रहे हैं ये और बेहतर हो सकता है, ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे किसी दर्जी के पास लोग पहले जाया करते थे कपड़ा लेकर सिलवाने के लिए, तो एक दर्जी तो उसी कपड़े में सिल देता था, दूसरा दर्जी मना करता था कि नहीं साहब ये कपड़ा का हमें ज़्यादा लगेगा। तो लतीफ़ा है ये दरअसल। तो एक ने कहा कि साहब मैं इसमें आपका पैंट तो सिल दूंगा लेकिन कोट नहीं सिल पाएगा। तो वही कपड़े को लेकर जब वो पड़ोस के दर्जी के पास जाता है, टेलर मास्टर के पास, तो वो कहता है कि साहब मैं सिल दूंगा। उसने पूछा कि साहब बगल वाला तो मना कर रहा है, शरीर का साइज तो मेरा वही है। उसने कहा कि दरअसल साहब उनका बेटा बड़ा है और मेरा बेटा छोटा है, इसमें जो कपड़ा बचेगा उसमें मेरे बेटे का तो पैंट बन जाएगा, तो मेरे लिए ये कपड़ा पर्याप्त है जो आप लेकर आए। उनका बेटा बड़ा है इसलिए अगर वो अपने बेटे का पैंट बनाएंगे तो फिर आपका ऊपर का कोट छोटा हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आप करप्शन कर रहे हैं, डिज़ाइन को तो कम से कम बचा के रखिए, क्योंकि जो आपका उद्देश्य वही पूरा नहीं हो रहा है। आपकी राय इसमें सरकार ने जो कार्रवाई की है, मैं उनके नाम आपकी चर्चा के बाद उनका जिक्र कर दूंगा, वो संस्थाओं का भी जिक्र करूँगा जो ब्लैक लिस्टेड की गई। पहले आपकी राय। विद इन सरकार के अंदर और बाहर कंसल्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और कुछ कारण रहे होंगे कि उन तक नहीं पहुंच पाए हम। लेकिन मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं कि इस बीच में आज जब ये एक कंस्ट्रक्शन हो गया, उस बीच में ज़रूर 2 से 3 स्टेज के ऑडिट हुए होंगे जिनके ऊपर अभी भी बात नहीं हो रही है, और यदि ऑडिट नहीं हुए हैं तो ये अलार्मिंग बात है हमारे लिए। इससे तात्पर्य ये है, इसका मतलब कि हम ड्यू प्रोसीजर भी शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो उन बातों को शायद हमने संज्ञान में नहीं लिया। अब आती है बात कि भोपाल में इस 90 डिग्री के फ्लाईओवर की बात करें तो ऐसा नहीं, अभी प्रदेश में और हमारे देश में ऐसे कम से कम इससे भी खतरनाक डिज़ाइन हैं जो इम्प्लीमेंट हो गए। जैसा पहले बात हुई आज शो में कि ये नज़र में आ गया और एक एग्जाम्पल बन गया कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आज राजधानी में बैठे हैं, भोपाल शहर में, जहां हम इन चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। जी, भारतीय रेलवे का जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा रिजिड है। रिजिड इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन ओरिएंटेड एक्सरसाइज होती है, तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही बनाया जाता है कास्ट, चाहे वो एलिवेटेड हो चाहे वो अंडरग्राउंड हो। अगर हम कभी भी अंडरपास भी देखेंगे या कोई भी ब्रिज देखेंगे तो वो 90 डिग्री ही होता है। अब बात यह है कि हमने इन चीज़ों के साथ रहना सीख लिया। हमारे लिए ये जो चलता है एटीट्यूड है वो हमें तकलीफ दे रहा है। आज की ही बात है, हम कोशिश कर रहे थे कि हम सिटी के लॉजिस्टिक्स पे बात करें। पूरे शहर में 100 मीटर का लगातार फुटपाथ एक भी जगह नहीं है,
और यदि ये 90 डिग्री का ब्रिज अगर हम सबके लिए अलार्मिंग था, तो वो जो 100 मीटर लगातार पूरे शहर में, और मैं ये मेरी समझ से कह रहा हूँ, हो सकता है कहीं 100 मीटर हो जो मुझे पता नहीं हो जी, लेकिन कंटिन्यूअस, वॉकेबल, यूनिफॉर्म, जिस पे 2 लोग चल सकें लगातार 100 मीटर तक, रोशनी हो, बदबू ना हो, टाइल ना टूटी हो, ऐसा एक भी फुटपाथ मेरी नज़र में नहीं है और मुझे लगता है शायद पूरे प्रदेश में भी नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कार और मोटरसाइकिल वालों को तकलीफ हो तो हम जागेंगे, पैदल यात्री को जब तक तकलीफ आती रहेगी हम नहीं जागेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ शहर के किसी भी जगह का, किसी दुकान का या किसी चौराहे का, लेकिन कहीं भी जहाँ भोपाल में सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, और अगर उसको भी हम छोड़ें तो मध्य प्रदेश के टॉप 5 जो टूरिज्म अट्रैक्शन हैं उनमें कहीं भी आज हमारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं जहाँ हम बोल सकें कि वो वहाँ चलने लायक जगह है। और क्योंकि मैं बार बार चलने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक हमारा सबसे बिल्कुल बुनियादी अधिकार सबसे मूल रूप का पैदल चलने की चीज़ है। उसके बाद आती हैं बसें, तो हम बसों की तो बात ही नहीं करें, हमारे बसें यहाँ तहाँ कहीं भी खड़ी। तो अगर मैं पूरे यातायात की बात करूँ तो ये पूरा यातायात व्यवस्था हमारी जो खड़ी हुई है वो सबसे नीचे पैदल यात्रियों पे, बसों पे, डिज़ाइन पे खड़ी हुई है और हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद ये एक नमूना ज़रूर बन गया कि ये 90 डिग्री का जो हमारा ब्रिज है, अगर हम आज से भी कोशिश करें और अपने शहरों में, अपने जोन में, अपने वार्ड में 100-100 मीटर के अगर एग्जाम्पल्स पे काम करना शुरू करें तो बहुत सारी हमें दिक्कतें दिखेंगी और फिर शायद 7 नहीं बहुत सारे महकमे पे लोगों पे ऊपर सवाल उठेंगे कि उस दिन ये कैसे बन पाया। तो ये मेरा मानना है। और मैं छोटी सी बात और रख देता हूं यहीं पे कि जब बात आ रही थी कि जन भागीदारी की, यहाँ पे जब बात हुई, आप जानिए कि जन भागीदारी एक ऐसी चीज है जो नमक है, जो जब तक कम या ज्यादा नहीं होता पता नहीं चलता है साहब। तो आप ये जानिए कि अगर कोई पार्क में लोग जा रहे हैं तो जन भागीदारी उसका इंडिकेटर है कि लोग उसे उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर एक सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है भागीदारी से ही कि वो सही नहीं है। तो ये हमारा पैसिव तरीका होता है किसी चीज को यूज करके देखने का, और एक्टिव तरीके भी होते हैं। जब हम डिजाइन कर रहे थे तो हमने क्या इसके आसपास, इससे 1 किलोमीटर आगे हमारा बोगदा पुल और उससे 1.5 किलोमीटर आगे भारत टाकीज, 2 क्रॉसिंग और हैं, तो क्या वहां पे जगह की समस्या नहीं थी? वहां यूजर कैसे क्रॉस कर रहे थे? तो लोगों को एक्टिवली भी इंगेज किया जा सकता है हमारे यूजर्स को, अदरवाइज पैसिव इंडिकेटर भी होते हैं जो शायद एक्सपर्ट समझते हैं। बिल्कुल। तो सवाल वही है कि अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो आप बाहर से हायर कर लीजिए। अब तो ज़माना हायर करने का भी है, लोग संविदा पर नियुक्त हो जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपकी बातचीत के बाद वो लोग जो सरकार ने अपने निशाने पर लिए हैं, जिनको नाप दिया है, उसमें यह कि PWD के 7 इंजीनियर हैं, 2 मुख्य अभियंता भी इसमें शामिल हैं, एक सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री को भी इसमें शामिल किया गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैसर्स पुनीत चड्डा और डायनेमिक कंसल्टेंट ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर इस कार्रवाई की जानकारी भी साझा की है और ये बताया है कि ये जो सारा मामला था 16 दिसंबर 2021 को ड्राइंग का अनुमोदन किया गया था और इसके सर्कुलर जो हैं इस पर टाइप पीयर बनाया गया था। अब ये सब टेक्निकल चीज़ें, लेकिन हम इस बात से खुश हैं आम आदमी के नाते कि गलती करने वाले को सरकार पकड़ तो रही है। अब सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन हमारा पहले दिन से ये कहना है कि इसमें वसूली का भी प्रावधान सरकार करे कि जो दोषी पाए जाएंगे इस पर आने वाले खर्च को सरकार उनसे वसूल करेगी। जहाँ तक पैदल यात्रियों की बात है, हम अक्सर जब ये चर्चा करते हैं, पिछली बार भी चर्चा की थी कि फुटपाथ का तो हम ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पैदल यात्री को चलने की हम जगह नहीं दे रहे हैं, या तो वो मारा जाएगा या वो घर में बैठेगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में सौरभ जी कि ये जो सारा मामला है, सरकार ने कार्रवाई शुरू की, बहुत सोशल प्रेशर था, दिल्ली सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया था। उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे और एक सबक के तौर पर इस कार्रवाई को लिया जाए। आपकी राय? रघुवीर जी, अकाउंटेबिलिटी तभी उपयोगी होगी अगर ट्रांसपेरेंसी भी हो। जी, जन भागीदारी और जनसंपर्क से हमारा मानना यह है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। आपके पास तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सिस्टम के बाहर हैं और उनकी अगर राय कोई पूछे, जैसे डॉक्टर मयंक हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी उसको आपको एडवाइस कर सकते हैं, पर बशर्ते वो DPR एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में तो हो। बिल्कुल। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि क्या आपका प्लानिंग है, क्या आपका प्लान है, क्या उसका डिज़ाइन है, क्या उसमें स्टडीज़ की गई हैं और कैसे उनको ऑडिट किया गया है। अगर ये सारी चीज़ें सामने हो तो जनसंपर्क से, जन भागीदारी से, पब्लिक, आप इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आज हिंदुस्तान में है। हमारे पास ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, बाकायदा कई लोगों की, कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। और कुछ तो ऐसे जो सरकार को मुफ्त में भी अपनी सेवा दे सकते हैं, जी बिल्कुल, जन कल्याण के नाते। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होगा, लेकिन
हमें तो अकल का एक तरह से अजीर्ण है। हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, वही सही है और वही सबके लिए ठीक है। हमारी उम्मीद यही है कि आप देखिए एक्सपर्टीज का फायदा उठाइए। हम लोग भोपाल शहर राजधानी है, यहाँ पे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं जहाँ पे ये एक्सपर्टीज अवेलेबल है। बिल्कुल। और लोग देने को तैयार हैं। जी कमल जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इसमें। नहीं, बिल्कुल जो सौरभ जी ने बात कही और कि जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे भोपाल अयोध्या बाईपास का चौड़ीकरण की बात हो रही है, 8000 पेड़ कटने की बात हो रही है। अब हमने उसकी डीपीआर मांगी तो 2500 रुपये की आरटीआई में जानकारी के पैसे मांग लिए। अब ये ऐसी चीज़ थी कि इसे वैसे ही वो पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, लेकिन पता चला हमें 2500 रुपये जमा करके लेना पड़ रहा है। वैसे ही जैसे अब इस ब्रिज में जो एक मैडम सस्पेंड हुई, जो डिज़ाइन देखती थी, जीजी फ्लाईओवर पे जब उनसे चर्चा हुई तो हमने कहा कि नर्मदा की पाइपलाइन है, उससे लगा हुआ आप कॉलम उठा रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बोले वहाँ पाइपलाइन भी है कि हमको तो पता ही नहीं है। बताइए। तो ये जो यही वो मैडम है जो मतलब वहाँ बैठी थी, जहाँ तक मुझे याद है। जी। फिर उनने दूसरा सवाल मैंने कहा था कि साहब इस पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो रानी कमलापति स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी, बिल्कुल। तो उन्होंने साहब उतनी जगह ही नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी करने तो के लिए। वही मैंने सोच असल में सुविधा का नहीं है, सोच काम को करने का है, बेकार की तरह की किसी तरह काम आया उसको करें। और ये जो बेकार की मानसिकता है यही एक बड़ी समस्या प्रॉब्लम है, समय की कमी। लेकिन इस बदनाम पुल ने 1 दर्जन से अधिक अफसरों को नापा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ में सौरभ जी और डॉक्टर मयंक साहब, उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके जैसे विशेषज्ञों की सलाह ले, जनता से भी राय मशवरा करे और उसके बाद कोई प्लान करे, क्योंकि बदनाम तो सरकार ही होती है और पैसा जनता का खर्च होता है। उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ पॉजिटिव डिसीजन होंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सौरभ जी आपका धन्यवाद, मयंक जी आपका धन्यवाद, राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बदनी हमारे साथ और देखते रहिए IND24।